स्टूडेंट्स, हम सभी भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का अध्ययन कर रहे हैं। यह पेपर सेकंड जो आपका है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, उसके अंतर्गत जो यूनिट फर्स्ट है उसमें पहला टॉपिक आपका दिया गया है। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में हम उदारवादी काल, उग्रवादी काल का अध्ययन कर चुके थे और उसके पूर्व में हमने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के विकास की पृष्ठभूमि को जाना था। अभी हम लोग भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी के योगदान को पढ़ रहे हैं और इसके पहले जो क्लास हुई थी उसमें आपको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो गांधीयन एरा, गांधीवादी युग और असहयोग आंदोलन है, उसके बारे में बताया गया था। जब हम गांधी के पीरियड को हम देखते हैं तो मुख्य रूप से 3 भागों में उसको डिवाइड किया गया है: असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन में हमने पढ़ा था कि किस तरह से भारतीयों के मन में असंतोष बढ़ता गया और कैसे बहिष्कार की नीति अपनाई गई, जिसमें सभी जो सरकारी साधन थे उनको बहिष्कार किया गया। और इसी तरह से हमने देखा था कि जो विरोध है, जनता के मन में विरोध बढ़ता गया ब्रिटिशर्स के प्रति और जनता उग्र होती गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड को हमने अध्ययन किया था कि किस तरह से निर्दोष भारतीयों की हत्या की गई। और फिर बाद में हमने देखा था कि चौरी चौरा कांड गांधी ने अहिंसा के उपयोग के कारण स्थगित कर दिया गया था। तो हमने जो असहयोग आंदोलन था उसकी दुर्बलताओं को भी देखा था, और लेकिन किस तरह से यह जो आंदोलन था, यह राष्ट्रीय आंदोलन को एक जन आंदोलन का रूप देने में सफल रहा। जब हम बच्चों गांधी की बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह आती है कि गांधी जी को ही वो क्रेडिट जाता है कि उन्होंने नेशनल मूवमेंट को मास मूवमेंट में कन्वर्ट कर दिया था। मास मूवमेंट मतलब जन आंदोलन, और जन आंदोलन क्या होता है? जिसमें बच्चा बच्चा भी उसका भागीदार होता है, उस के विरोध में आवाज़ उठाता है। और गांधी को ये श्रेय जाता है कि उन्होंने जो राष्ट्रीय आंदोलन पहले कुछ विशेष वर्ग तक ही सीमित था, या जिसे कह दें कि महिलाएं भी थी तो केवल संभ्रांत परिवारों की या शिक्षित महिलाएं, लेकिन गांधी जी ने देश के आम महिला को, बच्चे बच्चे को इस आंदोलन से जोड़ा और राष्ट्रीय आंदोलन एक तरह से जन आंदोलन बना। तो 1923 से 28 की भारतीय राजनीति की जब हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से 3 प्रमुख स्थितियां उत्पन्न हुई। पहला, स्वराज्य दल की स्थापना और उनके जो कार्य थे और कैसे वो खत्म हुए। सेकंड जो है वो साइमन कमीशन, और थर्ड जो है सर्वदलीय सम्मेलन और नेहरू रिपोर्ट। तो 1928 में कलकत्ता में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, नेहरू रिपोर्ट के संबंध में जब यह नेहरू रिपोर्ट दी गई तो कांग्रेस के नेताओं में काफ़ी मतभेद थे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में युवक दल इस रिपोर्ट को केवल पूर्ण स्वतंत्रता के आधार पर ही स्वीकार करने को तैयार था, लेकिन मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में पुरानी पीढ़ी इसे पूर्ण रूप में स्वीकार करना चाहती थी। तो ऐसी स्थिति में गांधी जी ने मध्यस्थता करते हुए प्रस्ताव पेश किया, और यह प्रस्ताव ब्रिटिश शासन के लिए एक अल्टीमेटम के रूप में था। तो प्रस्ताव का महत्वपूर्ण अंश था कि यदि ब्रिटिश संसद इस विधान को ज्यों का त्यों 31 दिसंबर 1929 तक या उससे पहले स्वीकार कर ले तो कांग्रेस इस विधान को अपना लेगी, बशर्ते कि राजनीतिक स्थिति में कोई परिवर्तन न हो। लेकिन यदि उस तिथि तक ब्रिटिश संसद उसे स्वीकार न करे या इसकी पहले ही अस्वीकार कर दे तो कांग्रेस देश को करबंदी की सलाह देकर तथा अन्य उपायों के आधार पर, जिन्हें वह बाद में निश्चित करेगी, अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन चलाएगी। कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया। 1929 में क्या हुआ? इंग्लैंड में मजदूर दल की सरकार स्थापित हुई। भारतीयों को इससे बहुत आशाएं थी, लेकिन मजदूर दल की सरकार पर अनेक भारत विरोधी दबाव थे, तो स्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक जो इम्पोर्टेंट घटना, कभी आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, कि ब्रिटिश जो सरकार थी उनके दृष्टिकोण से भारतीय नेताओं को यह लग गया था
कि ब्रिटिश सरकार उस समय तक भारत को स्वराज्य नहीं देगी जब तक कि इसके लिए मजबूर न हो जाए। तो बहुत ही निराशा के वातावरण में 2929 को लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और 31 दिसंबर की रात 12 बजे रावी नदी के तट पर भारत का तिरंगा झंडा फहराकर पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास किया गया। फिर जो कार्य समिति थी, नई कार्य समिति गठित हुई थी, उन्होंने ये निश्चय किया कि प्रतिवर्ष 26 जनवरी का दिन स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन पढ़े जाने वाले घोषणा पत्र से स्वाधीनता को भारतीय जनता का जन्मसिद्ध अधिकार घोषित किया गया था। तो जिस समय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का यह घोषणा पत्र स्वीकार हुआ, उस समय देश की जो आर्थिक स्थिति थी, जो राजनीतिक स्थिति थी, बहुत ही खराब थी। राजनीति में जो युवा वर्ग था वो बहुत अधिक सक्रिय था और जहां विश्व के कई अन्य देशों में भी आर्थिक मंदी थी, उसी तरह भारत भी आर्थिक मंदी का शिकार था। किसानों की हालत बहुत खराब थी, मतलब उनके पास कपड़े के लिए बेसिक अपनी जो नेसेसिटीज़ है लाइफ की, उनको भी पूरा करने का पैसा नहीं था। वो लगान नहीं दे पा रहे थे, ऋण नहीं चुका पा रहे थे और जो इंडस्ट्रियल जो घराने थे, जो वर्ग थे, उनमें भी गहरा असंतोष था। तो ये जो परिवर्तन था, ये जो खराब स्थिति थी, तो इंग्लैंड को बहुत लाभ हुआ। ऐसे में भारत के उद्योगपति और व्यापारी ने कांग्रेस का समर्थन किया और उसके कोष में खूब खुलकर दान किया। औद्योगिक क्षेत्र में जो मजदूर काम कर रहे थे वो भी बहुत उत्तेजित थे, क्योंकि शासन के दमन के कारण उन्हें बहुत कष्ट उठाने पड़ रहे थे। 1929 में सरकार ने मार्च में मजदूर संगठनों के सबसे जो प्रभावशाली नेता थे उन्हें भी गिरफ्तार किया, उन पर षड्यंत्र का आरोप लगाया और जो लगातार मतलब लंबे समय तक जो षड्यंत्र का अभियोग था 4 साल तक चला और 27 जो श्रमिक नेता थे उनको राजद्रोह के अपराध में दीर्घ कारावास का दंड दिया गया। तो जो श्रमिक वर्ग था उनमें गहरा असंतोष हुआ और इसी समय जो सरदार भगत सिंह थे, बटुकेश्वर दत्त के जो क्रांतिकारी कार्य थे और लाहौर षड्यंत्र अभियोग के कारण भी भारत का राजनीतिक जो वातावरण था बहुत ज़्यादा उग्र हो गया था। तो 1930 का जो प्रारंभिक दौर था, उस समय चारों ओर गहरा विरोध था, गहरी उत्तेजना थी और यह बात साफ दिखाई दे रही थी कि यदि महात्मा गांधी अहिंसात्मक आंदोलन का प्रारंभ न करते तो बहुत अधिक दुर्दशा और नौकरशाही दमन चक्र के कारण भारत में हिंसक क्रांति जरूर से शुरू हो जाती। तो गांधी जी के विचारों के कारण जो उग्र स्थिति थी उसमें नियंत्रण भी हुआ, उसको परिवर्तित भी करने के प्रयास किए गए और ऐसी स्थिति में भारत के गांव-गांव, नगर-नगर में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस बहुत ही उत्साह के साथ मनाया। कांग्रेस की कार्यकारिणी की एक बैठक 14 से 16 फरवरी 1930 तक साबरमती में हुई और इसमें स्थिति का बहुत गंभीरता पूर्वक अध्ययन किया गया और एक प्रस्ताव पास करके महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन करने के पूरे अधिकार दे दिए। गांधी जी जो थे वो शांतिवादी थे, समझौते में विश्वास करते थे, तो उन्होंने वायसराय को एक और मौका दिया। अपने जो साप्ताहिक पत्र था उनका यंग इंडिया, उसके एक लेख में उन्होंने वायसराय को कुछ शर्तें लिखी और आश्वासन दिया कि यदि सरकार उन्हें मान लेगी तो सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं होगा। अभी शर्तें कौन कौन सी थी कि नमक पर लगने वाला कर बंद हो, सैनिक व्यय कम हो, आधा कर दिया जाए उससे पहले, तो पूरी तरह से नशाबंदी हो, माल गुजारी आधी कर दी जाए और उसे विधानमंडल के नियंत्रण में रखा जाए, विदेशी वस्त्रों पर तटकर लगाया जाए ताकि देशी उद्योगों का संरक्षक हो, तटीय व्यापार संरक्षण कानून पारित किए जाएं, खुफिया पुलिस तोड़ दी जाए या इसे जन नियंत्रण में रखा जाए। तो इस तरह से कुछ शर्तें रखी गई, लेकिन शासन ने क्या किया, पत्र का सहानुभूतिपूर्वक उत्तर देने के बजाय कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी प्रारंभ कर दी। ऐसे में महात्मा गांधी के सामने आंदोलन प्रारंभ करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। तो
महात्मा गांधी ने सबसे पहले निर्णय किया कि वे स्वयं दांडी समुद्र तट पर शासन की आज्ञा प्राप्त किए बिना नमक बनाएंगे और इस प्रकार कानून का उल्लंघन करेंगे। तो 11 मार्च 1930 को साबरमती के मैदान में 75,000 व्यक्तियों ने एकत्रित होकर प्रतिज्ञा की कि जब तक भारत स्वाधीन नहीं हो जाता तब तक न हम खुद चैन लेंगे न हम सरकार को चैन लेने देंगे। तो 12 मार्च 1930 को गांधी और उनके द्वारा चुने गए 79 कार्यकर्ता साबरमती आश्रम से दांडी समुद्र तट की ओर चल दिए। 200 मील जो लंबी यात्रा थी पैदल चलकर 24 दिनों में तय की गई और यह एक तरह से महान आंदोलन का प्रारंभ था। वल्लभ भाई पटेल आगे चले और उन्होंने महात्मा जी के आगमन के लिए जनता को तैयार किया। महात्मा गांधी 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल को उन्होंने दांडी समुद्र तट पर स्वयं नमक कानून का उल्लंघन कर सत्याग्रह का प्रारंभ किया। तो गांधी जी का जो यह कार्य था वह भारत के विभिन्न भागों में विशाल पैमाने पर सविनय अवज्ञा के शुरू किए जाने का संकेत था। तो 6 अप्रैल को महात्मा गांधी ने आंदोलन के लिए कुछ और कार्यक्रम निर्धारित किए कि गांव-गांव को नमक बनाने के लिए निकल पड़ना चाहिए और बहनों को शराब, अफीम और विदेशी कपड़ों की दुकान पर धरने देने चाहिए, विदेशी कपड़ों की होली जलानी चाहिए, छुआछूत का अंत होना चाहिए और जो स्टूडेंट्स हैं वो सरकारी शिक्षण संस्थाएं छोड़ दें और सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दें। 4 मई को महात्मा जी की गिरफ्तारी के बाद करबंदी को भी आंदोलन के कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया। तो जो ये नमक कानून का उल्लंघन किया गांधी ने, इससे पूरे देश में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा और मध्य प्रांत जो था वहाँ पे जंगल कानून, कलकत्ता में राजद्रोह सभा अधिनियम का उल्लंघन हुआ। संयुक्त प्रांत, मद्रास, मध्य प्रांत, बंबई और बंगाल में शासन की अनुमति प्राप्त किए बिना अवैधानिक नमक बनाना प्रारंभ कर दिया। इसी तरह से जो विदेशी कपड़े थे उनकी होली जलाई गई, बहिष्कार हुआ, शराब की दुकानों पर धरने हुए और कई लोगों द्वारा सरकारी नौकरियों से त्यागपत्र दे दिया, सरकारी शिक्षण संस्थाओं को विद्यार्थियों ने छोड़ा। तो जो परंपरागत संकोच था उसका त्याग कर भारत की जो महिलाएं थीं उन्होंने बहिष्कार, पिकेटिंग और स्वदेशी प्रचार में आंदोलनकारियों के साथ मिलकर कार्य किया। अकेले दिल्ली में लगभग 1700 महिलाएं शराब की दुकानों पर धरना देने के अपराध में गिरफ्तार की गईं। तो आंदोलन तेजी से गति पकड़ रहा था लेकिन शासन उसका निर्ममता पूर्वक दमन करता जा रहा था। प्रदर्शन और सार्वजनिक सभाओं को निर्दयता पूर्वक तोड़ा गया और लाठी जो चार्ज था आए दिन की घटना होने लगी। तो जो शासन था उसका रुख तो वैसा ही अमानवीयतापूर्ण ही रहा और जो जनता थी उसमें भी उग्रता बढ़ती जा रही थी, विरोध बढ़ता जा रहा था और मतलब कई बार तो ऐसा होता था पुलिस बिल्कुल छोटी छोटी सी बातों पर छात्रों का पीछा करते हुए उनकी कक्षाओं में घुस जाती थी और उनके अध्यापकों तक को लाठियों का शिकार बनाया गया। तो जो सत्याग्रही थे उनका भी जो उत्साह था वह चरम पर था और 19,000 सत्याग्रहियों को जेल में ठूस दिया गया। महिलाओं के साथ भी कठोरतापूर्वक व्यवहार किया गया और जो देश को अध्यादेश शासन के अधीन कर दिया गया था और एक के तुरंत बाद दूसरे दमनमूलक कानूनों का बोलबाला था। करबंदी आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने संपत्ति को जबरदस्ती छीना, उसको नीलाम किया और पुलिस के जो अत्याचार थे उसके फलस्वरूप कई गांव के गांव उजड़ गए थे। तो पुलिस ने जनता के साथ हिंसा की कार्यवाही की और जैसे शोलापुर में एक उत्तेजित भीड़ ने थाने जला दिए और कुछ चौकीदारों को मार डाला। संगठित कार्यकर्ताओं ने व्यवस्था स्थापित करने में सफलता प्राप्त की लेकिन पुलिस ने 25 व्यक्तियों को भूनकर और सैकड़ों को घायल करके बदला लिया। पेशावर में भी अप्रैल 1930 में भयंकर घटनाएं हुई और 24 अप्रैल से 4 मई तक पेशावर में अंग्रेजी हुकूमत नहीं रही। इस अवधि में शांतिपूर्ण व अनुशासित खुदाई खिदमतगारों ने व्यवस्था कायम रखी। इसके बाद सैनिक दस्तों ने पुनः शहर पर अधिकार कर लिया और
अनेक खुदाई खिदमतगारों को मशीन गन से धराशायी कर दिया। तो इस दौर में महत्वपूर्ण घटना यह हुई कि एक गढ़वाली प्लेटून ने अपने निहत्थे मुस्लिम देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। तो आंदोलन का एक दुखदाई तथ्य यह था कि भारतीय मुसलमान उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में इस आंदोलन से अलग ही रहे। तो अब हम बात करते हैं पहला जो गोलमेज सम्मेलन था, गांधी इरविन समझौता। साइमन कमीशन द्वारा भारतीय समस्याओं को सुलझाने के लिए गोलमेज सम्मेलन का सुझाव दिया। नवंबर 1930 में लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसका कांग्रेस ने बहिष्कार किया। ब्रिटिश शासन ने अब इस तथ्य को समझ लिया कि राष्ट्रीय कांग्रेस के सहयोग के बिना भारत की कोई समस्या हल नहीं हो सकती। अतः सम्मेलन के पश्चात जयकर तथा सप्रू के हस्तक्षेप से 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसके द्वारा कांग्रेस ने आंदोलन बंद करने तथा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का निश्चय किया और शासन द्वारा आंदोलन में गिरफ्तार व्यक्तियों को छोड़ने और उनकी सहमति वापस करने का वचन दिया गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 सितंबर में कांग्रेस के सर्वाधिकार प्राप्त प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए, लेकिन उनके प्रयासों के बाद भी ब्रिटिश शासन की अनुदारता और जिन्ना की सांप्रदायिक मनोवृत्ति के कारण भारत की राजनीतिक समस्या का कोई हल नहीं निकला और इसलिए यह जो सम्मेलन था यह 1 दिसंबर 1931 को समाप्त हो गया और पूरी तरह से असफल रहा क्योंकि कोई इसमें समस्या का महत्वपूर्ण समाधान नहीं हो पाया। तो 1932 से जो 34 का पीरियड है उसमें हम देखते हैं कि इसको एक तरह से पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा गया। तो भारत में जो गांधी की अनुपस्थिति में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलिंगटन के निर्देशन में ब्रिटिश नौकरशाही ने गांधी इरविन समझौते का खुला उल्लंघन शुरू कर दिया। 1931 में जब गांधी जी गोलमेज सम्मेलन से भारत लौटे तो उस समय ऐसी स्थिति हो गई थी और विलिंगटन का रुख इतना कठोर था कि गांधी के सामने वापस से सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इस बार जो शासन की दमनपूर्ण नीति थी वो बहुत उग्र थी, बहुत कठोर थी। लाठीचार्ज, गोली वर्षा, संपत्ति की जब्ती, सामूहिक जुर्माने रोज की बात हो गई थी। गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया, कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर दिया गया और समाचार पत्रों पर भी प्रतिबंध लगा दिए। बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो बहुत ज़्यादा दमन के कारण आंदोलन की शक्ति कम होती जा रही थी। 1933 को मई में गांधी जी को रिहा कर दिया। 10 मई 1933 को महात्मा जी ने आंदोलन 11 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया। 14 जुलाई 1933 को जन आंदोलन रोककर व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जो 9 महीनों तक चलता रहा, लेकिन 7 अप्रैल 1934 को इसे भी स्थगित कर दिया गया। अब गांधी जी के नेतृत्व पर पुनः आक्षेप हुए। कुछ दिनों बाद सरकार ने कांग्रेस पर से प्रतिबंध उठा लिया। 1934 के बंबई अधिवेशन में कांग्रेस ने प्रस्ताव पास कर कांग्रेसियों को धारा सभाओं में प्रवेश करने की इजाज़त दे दी। गोलमेज परिषद का जो तीसरा और अंतिम अधिवेशन था वह नवंबर 1932 में प्रारंभ हुआ। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय कांग्रेस और इंग्लैंड के मजदूर दल द्वारा भाग नहीं लिया गया, इसलिए इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। सम्मेलन में कट्टर राजभक्तों ने भारत के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। सम्मेलन में उन बातों को पुष्ट किया गया जो पहले के 2 सम्मेलनों में निश्चित की गई थी।